ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਪਿਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, 1988 'ਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕੀ ਹੈ ਹੁਣ 2023 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਅਲ estate ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਫਲੱਡਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨੇ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾइस प्रेजिडेंट रह चुके ने 2014 तो लेके 2020 तक। उन्होंने नाम है डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे। सर आप नमस्कार, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। पहला क्या कहना चाहेंगे जी, क्योंकि बिहार के फ्लड्स की बहुत बात होती है, महाराष्ट्र के फ्लड्स की बहुत बात होती है, गुजरात के फ्लड्स की बात होती है, पंजाब के, जबकि पंजाब का नाम ही दरियाओं के ऊपर है, 5 पानियों की धरती है। पंजाब के फ्लड्स की बात कम होती है। हमें लगता है कि यही पीड़ा थी कि जब हमने सोचा कि इस विषय के ऊपर एक चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला भी अभी कि भारत की परिकल्पना का प्रारंभ ही पंजाब से होता है। हम अगर देश का राष्ट्रगीत गाते हैं जन गण मन, उसमें भी पंजाब से ही शुरू करते हैं हम। तो पंजाब के बाढ़ की और पंजाब के पानी के प्रश्नों की चर्चा करना ये केवल पंजाब का विषय है ऐसा हम मानते नहीं। हम मानते हैं कि पूरे देश का विषय है, क्योंकि पंजाब हमारे देश को अनाज उपलब्ध करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो पंजाब में अगर बाढ़ आएगी या पंजाब में अगर अकाल आएगा, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी जरूरी नहीं और पानी का अभाव भी जरूरी नहीं, तो बाढ़ नहीं आनी चाहिए और पानी तो ढंग से बहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से इसकी राष्ट्रीय धरातल पर एक चर्चा कराने की कोशिश हमने इस सेमिनार के माध्यम से की थी, जो लगभग महीना सवा महीना पहले हुआ था। और अभी हम ये विषय पूरे देश में एक दृष्टि से जन जागरण के माध्यम से, स्वाभाविक रूप में इसका प्रारंभ पंजाब से होगा, मगर जन जागरण, क्योंकि इस बाढ़ को रोकना केवल सरकार का दायित्व नहीं हो सकता, जनता का भी दायित्व है। लोगों ने भी अपनी फसलों के बारे में सोचते हुए इसकी चिंता करनी चाहिए। नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है, नीति निर्धारण, पॉलिसी डिसीजन लेने वाले, उनका भी एक दायित्व बनता है। इस दृष्टि से इस विषय की ओर देखा जाना चाहिए और इसलिए हमने इसकी एक परिचर्चा आयोजित की। इसमें क्या सर निष्कर्ष निकला है कि पंजाब बाढ़ तो देखो कभी भी आ सकती है, इसके बचाव के लिए क्या अवेयरनेस चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे क्या चाहिए, लोगों के लेवल के ऊपर क्या चाहिए? पंजाब में अब गग्गर रिवर एक बार बार जिक्र हुआ है, सतलुज, ब्यास और रावी तो मेन रिवर है, लेकिन गग्गर रिवर पंजाब के कुछ हिस्से से टच करके निकल जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी तबाही का कारण बनता है और उसके बारे में बात भी नहीं हुई है। गग्गर रिवर की एक खास बात मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चंडीगढ़ के पास से निकलता है, सो इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। रिवर बेड को जो है इलीगल रेजिडेंशियल कॉलोनीज इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बारे में आपको स्पेसिफिकली कोई निकला है? इसलिए हमारा आग्रह है कि रिवर बेड का एक डिमार्केशन बहुत सख्ती से होना जरूरी है, जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो गवर्नमेंट कर सकती है। और रिवर बेड के अंदर कभी कभी रिवर बेड के ऊपर बाकी हमारी जो नागरी बस्तियां होती है वो अतिक्रमण कर लेती है और विकास के नाम पर हम बहुमंजिली इमारतें खड़ी करते हैं। जो नदी की भूमि है वो नदी की भूमि है, आप उसको कैसे हड़प सकते हैं? तो नदी को अपना विस्तार करने के लिए जो भूमि आवश्यक है वो नदी को देना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए रिवर बेड का डिमार्केशन होना, वहाँ पर किसी भी तरीके की गलत डेवलपमेंट का रोका जाना, बहुत सख्ती से रोकना जरूरी है। साथ ही साथ जो एक्विफर है, देखिए पानी जमीन के अंदर क्यों नहीं जा रहा,
इसके भी कारणों की तलाश करना जरूरी है। हम किसानी करते समय फसल बढ़ाने की दृष्टि से जिस पद्धति से हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, वो जमीन बंजर भूमि की ओर ले जाने का एक जरिया बन गया है। कई जगह, ये कोई मेरा मानना नहीं, कृषि तज्ञ बोलते हैं इस विषय में, तो फिर प्राकृतिक खेती उसका जवाब है। तो इस दृष्टि से नदी के संदर्भ में और बाढ़ को रोक, क्योंकि पानी अगर नीचे नहीं जाएगा तो वो ऊपर ही आएगा, ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर आएगा तो बाढ़ आएगी, करेगा, तबाही होगी। हमने ये भी सजेस्ट किया है, अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अमृत काल के संदर्भ में अमृत सरोवर योजना एक सरकार ने हाथ में ली थी। हमारा मानना है कि ये जो घग्गर जैसी नदी का जो पानी है या अन्य नदियों का पानी, जो पानी बाढ़ आने के कारण इतरत्र फैल जाता है, अगर उसके लिए छोटे छोटे हम तालाब बना देते हैं नदी के किनारे पर ही, तो हो सकता है हमारा वाटर बेड जो है वो ऊपर आएगा। आज देश की जो आंकड़ेवारी आती है वाटर बेड के बारे में या भूजल का निकास कितना होता है उसके बारे में, तो पंजाब में तो ये निकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको भी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के अंदर ही जल नहीं बनेगा, बचेगा, रहेगा, बार बार बनता रहेगा, तो फिर तो पूरे पंजाब की समस्या, और पंजाब की समस्या तो पंजाब की समस्या रहती नहीं, पूरे देश की समस्या हो। देश की समस्या है। आरएमपी रामबाऊ बालाजी प्रबोधनी, आप उस एकेडमी को भी आप हेड कर रहे हो, ये इसके बारे में बताइए सर, ये क्या एकेडमी है, क्या काम करती है? बेसिकली ये एकेडमी हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का काम करती है जी, क्योंकि चुनकर आना, आप जनप्रिय है तो चुनकर आएंगे, वोट बटोरेंगे तो चुनकर आएंगे, मगर राज करना और चुनकर आना दो अलग बातें हैं। तो चुने हुए प्रतिनिधि को राज करने की कला सिखाने का काम हम करते हैं, और इसलिए प्रशासन का ट्रेनिंग, लीडरशिप का ट्रेनिंग, नीतिगत विषयों का ट्रेनिंग, हम क्यों जनता के नुमाइंदे के रूप में काम करना चाहिए, इसकी एक प्रेरणा जगाने का ट्रेनिंग, ये सारा वहाँ पर होता है, और आज नहीं विगत 42 सालों से हो रहा है। उसी का एक दूसरा भी एक अंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसके माध्यम से जिन्होंने माध्यम से ये स्टडी किया या सेमिनार किया, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप इसी का पार्ट है। बिल्कुल आरएमपी बिल्कुल डेमोक्रेटिक लीडरशिप का ही दायित्व बनता है। डेमोक्रेसी में लोग चुनकर देते तो आपके कंधे पर दायित्व है। आप ही अगर गैर जिम्मेदाराना नीति निर्णय करेंगे तो कैसे होगा? तो वो आपको जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार में फर्क क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो ऐसे सेमिनार करके, प्रशिक्षण करके वो होगा। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, नगर पंचायत के इनका भी ट्रेनिंग करने वाले हैं इस विषय पर जन जागरण कर। अच्छा, इसमें आगे जो पंचायतों से जो चुनकर आएंगे उनको भी इस विषय की कल्पना हम देंगे। वही ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगी जो मेंबर पार्लियामेंट्स को दे रही है, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री बनने वाले एक योग्य उम्मीदवार को दे रही है, बिल्कुल वही गांव के पंच सरपंच को निश्चित रूप में, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। जी, मैं बस चंद सवाल एक दो ही लूंगा, आपका समय भी कीमती है। आप फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं करीब 6 साल। हरियाणा में इलेक्शन हो रही है, तो पॉलिटिकल सवाल में अगर आपका अलाउ करो तो पूछ सकता हूं कि कैसा रहेगा जी, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? कोई आपकी देखिए, पार्टी जो काम देती है वो तो हम करते ही है। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी चुनाव है तो हम ज़्यादा समय महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मगर जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं मानता हूँ कि विगत 10 सालों में हरियाणा में जो हमने काम किया है उस पर अपनी पसंदी की मुहर लगाने का काम हमारा वोटर करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर एक दृष्टि से विकास की जो गंगा, विकास की यमुना जो है वो घर घर तक पहुँचाने का काम किया है। जिस पद्धति से हमने प्रशासन पर एक नियंत्रण पाया है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं, मैं मानता हूं कि हमारे सुशासन और विकास के सूत्र का जनता में काफ़ी एक आकलन है, स्वीकार्यता है, और हमारी सरकार वहां पर फिर एक बार जनता का विश्वास जीत कर चुन कर आएगी। लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं कि फार्मर्स एजिटेशन है या कह लो कि फार्मर्स लॉ थे जो वो वापिस हो गए, दोबारा फिर एक एमपी ने कह दिया कि वो दोबारा बीजेपी ने अपने आप को साइड लाइन भी कर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी का फार्मर्स को लेके और फार्मर्स के लॉ कह लो या फार्मर्स जो अभी भी एजिटेशन चल रहा है, क्या अप्रोच है? ये लास्ट सवाल है मेरा जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस देश की सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश की, और वो परिवर्तन
झलकता है आप किस पद्धति से विभागों की रचना करते हैं। क्यों हमारे देश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो था, अभी उसके साथ उन्होंने फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट नया बना के जोड़ा, क्योंकि खेती की कल्पना करते हैं हम तो खेती हर किसान की कल्पना किए बगैर वो होती ही नहीं। किसान का कल्याण नहीं करेंगे और फिर भी खेती बढ़ेगी, ये कैसे होगा? तो इसलिए किसान कल्याण का विशेष डिपार्टमेंट स्वाधीनता के इतने सालों में पहली बार किसने बनाया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, उनकी सरकार ने बनाया। तो हमारी सोच साफ है किसानों के प्रति। मैं मानता हूं कि उनके कल्याण का विषय, उनकी आमदनी बढ़े, उनके लिए सभी संसाधन जुटाए जाए। आखिरकार वो अन्नदाता है और इसलिए इस अन्नदाता के प्रति सम्मान और किसान के प्रति उसकी सारी वेदनाओं की समाप्ति का संकल्प, ये हमारी नीति है। कानून वगैरह अपनी जगह है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता क्योंकि वो मेरा विषय नहीं। हमारे कृषि मंत्री उस दिशा में काम कर रहे हैं। मगर मैं महत्वपूर्ण बात ये करना चाहता हूँ कि किसान का कल्याण, खेती का विकास, ये दोनों हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, ये हमारी भूमिका है। बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा को समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।